ओके। और कोई नहीं जुड़ा हुआ है क्या? चलिए। उजाला। हाँ, उजाला आ गई। एक मिनट। ओके, उजाला भी आ गए। कहाँ तक आए थे हम? याद आ रहा है आपको? कहाँ तक आए थे? सुनीता, वैशाली, उजाला, कहाँ तक आए थे हम लोग? याद आ रहा है आपको? हमारी आवाज तो आ रही है? जी मैडम आ रही है। हाँ, टुकड़ों जी महाराज को देख रहे थे हम। आपको ये बुक भी दिखाया था, उस दिन भी दिखाया था, आज भी दिखा रहे हैं। जी आज ये मैडम। बुक आपके गूगल फॉर्म पर मिल जाएगी। और गूगल क्लासरूम पर आपको आज इसकी बुक के बारे में भी चर्चा हम लोग आज करने वाले हैं। तो जैसे कि आपको पता है, टुकड़ों जी महाराज के व्यक्तित्व के संदर्भ में हम लोग बात कर चुके हैं। उनका जन्म कहाँ पर हुआ था और कैसे हमने उनको वहां उनकी यात्रा जो है, वास्तविक तौर पर यदि हम देखते हैं तो उनकी यात्रा के संदर्भ में हम सभी लोग डिस्कस कर चुके थे। याद आ रहा होगा आप सभी लोगों को, है ना? पिछली तासिकाओं में हमने आपको बताया था। तो कहाँ तक आए थे, याद आ रहा है? उनके जन्म के बारे में बताया था। कहाँ हुआ उनका जन्म? वैशाली, उजाला। जी मैडम। हाँ, हम आपको बता चुके हैं जैसे कि भारत के महाराष्ट्र के एक संत के रूप में तुकडोजी महाराज आते हैं। उनका मूल नाम माणिक बंडोजी इंगले था। वे अमरावती जिले के यावली ग्राम में एक निर्धन परिवार में जन्मे थे। वे अडकोजी महाराज के शिष्य थे। तुकडोजी महाराज एक स्वयं सिद्ध संत थे। जैसे हमने आपको इसके पूर्व भी बताया है कि जैसे कि यदि बात करते तुकडोजी महाराज की, तो तुकडोजी महाराज के समय में अनेक प्रकार के संतों का जन्म हुआ, है ना? और उनका प्रारंभिक जीवन आध्यात्मिक योग, अभ्यास, साधना, इन सभी से परिपूर्ण था। उन्होंने अपने प्रारंभिक जीवन का अधिकांश समय रामटेक, सालबर्डी, रामदीघी और गोंदोड़ा के बीहड़ जंगलों में बिताया। यद्यपि औपचारिक रूप से हम बहुत ज्यादा शिक्षा उन्होंने ग्रहण नहीं की थी, लेकिन आध्यात्मिक भावना और उनकी संभाव्यता बहुत ही उच्च स्तर की थी, ये बता चुके हैं। उनकी भक्ति गीतों में भक्ति और नैतिक मूल्यों की ज्यादा व्यापकता दिखाई देती है। उनका एक वाद्य यंत्र है जो कि वह पारंपरिक रूप से बजाया जाता है, खंजरी जिसे हम लोग कहते हैं ना। तो उनकी खंजरी एक पारंपरिक वाद्य यंत्र के रूप में इतनी अद्वितीय थी, और जब वो बजाया जाना उनका अपने आप में अनूठा था। हालांकि वह अविवाहित थे, परंतु उनका पूरा जो जीवन है वह जाति, वर्ग, पंथ या धर्म से परे समाज की सेवा के लिए समर्पित था। वह पूर्ण रूप से आध्यात्मिक जीवन में लीन थे। उनके द्वारा सूक्ष्मता से मनुष्य के स्वभाव का अवलोकन किया जाता था, और ताकि उनके उत्थान के राह पर वह प्रवृत्त किया जा सके। जीवन के परिचय के संदर्भ में हम आपको बता चुके हैं कि जैसे कि उनका जो जन्म है, उनका 1909 में उनका जन्म हुआ। राष्ट्रसंत तुकडोजी का जन्म 30 अप्रैल 1909 को महाराष्ट्र राज्य के अमरावती जनपद के यावली नामक दूरदराज के गांव में एक गरीब परिवार में हुआ, है ना? प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने यावली में और वरखेड़ में पूरी की। अपने प्रारंभिक जीवन में उनका संपर्क बहुत ही महान संतों के साथ होने के कारण उन्हें
अक्रोजी महाराज ने अपने ऊपर सहस्नेह की वर्षा की और योग शक्तियों से उन्हें विभूषित किया। संत तुकडोजी महाराज का कार्य 1935 में तुकडोजी सालबर्डी के पहाड़ियों पर महारुद्र यज्ञ का उन्होंने आयोजन किया। देखिएगा कि आपको प्रश्न किए जाएंगे तो उनके प्रश्नों पर ये प्रश्न हो सकता है कि जैसे तुकडोजी महाराज ने किन पहाड़ियों पर यज्ञ का आयोजन किया। तो सालबर्डी की पहाड़ियों पर आपको प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है कि 1935 में तुकडोजी ने सालबर्डी की पहाड़ियों पर कौन से यज्ञ का आयोजन किया, और उन यज्ञ में आपको अलग अलग नाम पर्याय के रूप में दिए जाएंगे। तो आपका करेक्ट आंसर होगा महारुद्र यज्ञ, जिसमें 3 लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया। इस यज्ञ के बाद उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई और वे पूरे मध्य प्रदेश में सम्मानीय हो गए। सारा ये हो चुका है बेटा आपका, लेकिन फिर से एक बार हम आपके सम्मुख रखना इसलिए चाहते हैं ताकि पिछले तासिकाओं में हमने यदि प्राप्त किया है तो एक सप्ताह बीत जाता है हमारे तासिकाओं में और शायद हम लोग भूल जाते, इसलिए यह टॉपिक आज रिपीट ले रहे हैं। कल की तासिका से हम लोग आज ही इसके शॉर्ट क्वेश्चंस के रूप में हम आपको रखेंगे और उसके पश्चात सीधे तुकडोजी महाराज की मेरी जापान यात्रा जो है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे कल की तासिका से। तो लगभग वो 1 महीने तक 1936 में महात्मा गांधी के द्वारा सेवाग्राम आश्रम में उन्हें जब निमंत्रित किया गया तो उन्होंने वहां पर 1 महीने तक रहे। तुकडोजी ने सांस्कृतिक आध्यात्मिक कार्यक्रमों के द्वारा समाज में जन जागृति का काम प्रारंभ कर दिया। 1942 के राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वह परिलक्षित भी हुआ। राष्ट्रसंत तुकडोजी जी का एक आह्वान परिणाम था आस्ते चिमुर स्वतंत्रता संग्राम, मतलब अंग्रेजों द्वारा जब उन्हें चंद्रपुर में गिरफ्तार कर लिया और नागपुर में और रायपुर के जेल में 100 दिनों तक डाल दिया गया। सवाल आपको ऐसा पूछा जा सकता है कि राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज को किस जेल में डाला गया, कितने दिनों के लिए डाला गया? करेक्ट आंसर होगा रायपुर जेल में और 100 दिन में। और कब से लेकर कब तक डाल दिया गया? तो 28 अगस्त से लेकर 2 दिसंबर 1942 तक वहां पर उन्हें डाल दिया गया। यहां तक क्लियर हुआ बेटा आपको? जी मैम। वेरी गुड। गुरुकुंज आश्रम की स्थापना, जैसे कि पता है आपको कि कारागृह से छूटने के पश्चात तुकडोजी ने सामाजिक सुधार आंदोलन चलाकर अंधविश्वास, अस्पृश्यता, मिथ्या धर्म, गोवध, अन्य सामाजिक बुराइयों के खिलाफ उन्होंने संघर्ष किया। तो जैसे नागपुर से 120 किलोमीटर मोजरी नामक गांव में गुरुकुंज आश्रम की स्थापना की। सवाल ऐसा पूछा जा सकता है कि मोजरी नामक गुरुकुंज आश्रम की स्थापना उन्होंने कहां पर की, कब की? तो और आपको पता होना चाहिए कि मोजरी में उन्होंने गुरुकुंज की स्थापना की, जहां उनके अनुयायियों की सक्रिय सहभागिता से संरचनात्मक कार्यक्रमों को चलाया जाता था। आश्रम के प्रवेश द्वार पर ही उनके सिद्धांत अंकित है। आज भी यदि हम लोग उसे देखते हैं तो आज भी हमें वो सिद्धांत अंकित होते हुए दिखाई देते हैं। इस मंदिर का द्वार सबके लिए खुला है। हर धर्म, हर पंथ व्यक्ति का यहाँ पर स्वागत है। देश और विदेश के हर व्यक्ति का यहाँ पर स्वागत है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तुकडोजी ने अपना पूरा ध्यान ग्रामीण पुनर्निर्माण कार्यों की ओर लगा दिया। सवाल ऐसा पूछा जा सकता है कि तुकडोजी ने अपना पूरा स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात तुकडोजी ने अपना पूरा ध्यान किस कार्य की ओर लगाया? ऑप्शंस में दिए जाएंगे आपको, बाल सेवा के रूप में, बुजुर्ग की सेवा के रूप में, ग्रामीण पुनर्निर्माण कार्यों की सेवा में, या रचनात्मक निर्माण में। करेक्ट आंसर ग्रामीण पुनर्निर्माण होगा। और देखिएगा कि उनके क्रियाकलाप अत्यधिक प्रभावकारी और राष्ट्रीय हित से जुड़े थे, और इसलिए इसी कार्य को देखते हुए तत्कालीन भारत के जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने गुरुकुंज आश्रम के एक विशाल समारोह में उनके ऊपर अपना स्नेह समर्पित करते हुए आदर के साथ उन्हें राष्ट्र संत के सम्मान से प्रतिष्ठित किया गया। सवाल आपको ऐसा पूछा जा सकता है कि तुकडोजी महाराज को राष्ट्र संत के सम्मान से किन्होंने प्रतिष्ठित किया? ऑप्शंस अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन करेक्ट आंसर उसका क्या है? Which is correct answer?
क्वेश्चन बताइए ना मैम एक बार। हमारा सवाल आपके लिए है कि तुकडोजी महाराज को राष्ट्रसंत के नाम सम्मान से प्रतिष्ठित किस विद्वान ने किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वेरी गुड। उस समय से उन्हें लोग अत्यधिक आदर के साथ राष्ट्रसंत के उपनाम से बुलाने लगे। देखिएगा कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, तो सबसे पहले इस बुक को देखने से पहले, है ना, ये जो बुक आपके आंखों के सामने है, इस बुक को देखने से पहले इस बुक का निर्माण जिन्होंने किया उस व्यक्ति को तो हम लोग देखें, और फिर उस व्यक्ति को देखने के पश्चात हम उसकी कृति को पढ़ें। ओके, अब देखिएगा कि जब राष्ट्रसंत की बात कर चल रही है, तो मेरी जापान यात्रा लिखने से पहले उन्होंने अपने अनुभव को, अपनी अंतर्दृष्टि के आधार पर राष्ट्रसंत ने ग्राम गीता की रचना की, और जिसमें उन्होंने वर्तमान कालिक स्थितियों का निरूपण भी किया। भारतीय ग्रामीण भारत के विकास के लिए एक सर्वथा नूतन विचार का प्रतिपादन उन्होंने किया। 1955 में उन्हें जापान में होने वाले विश्व धर्म संसद और विश्व शांति सम्मेलन के लिए निमंत्रित किया गया। आपको सवाल ऐसा पूछा जा सकता है बेटा कि विश्व धर्म संसद और विश्व शांति सम्मेलन के लिए डॉक्टर तुकडोजी महाराज को कब निमंत्रित किया गया? तो 1955 में जापान में होने वाले विश्व धर्म संसद और विश्व शांति सम्मेलन के लिए उन्हें निमंत्रित किया गया। राष्ट्रसंत तुकडोजी द्वारा खंजड़ी के स्वर के साथ दोनों ही सम्मेलनों का उद्घाटन सम्मेलन कक्ष में उपस्थित हजारों श्रोताओं की अत्यधिक प्रशंसा के साथ हुआ। देखिएगा, आपको पहले ही बता दिया हमने, जैसे कि उनकी जो खंजरी है वह एक अद्वितीय रूप में प्रवाहित होती हुई दिखाई देती है। उनका बजना जो है सबको आकृष्ट करता है। इसके पूर्व के लेक्चर्स में भी हमने आपको बताया था कि जिस प्रकार श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे, मुरली बजाते थे, और मुरली के बजाने पर सभी गोपिकाएं उस पर रिझती थी। गोपिकाएं ही नहीं बल्कि गाय भी रिझती थी। ठीक उसी प्रकार हमारे तुकडोजी महाराज की जब खंजरी बजती है तो सारे लोग उनकी प्रशंसा करते हैं। यहां तक क्लियर हुआ बेटा आपको? यस मैम। आगे बढ़े आपकी आज्ञा हो तो? जी मैडम। आगे बढ़े आपकी आज्ञा हो तो? जी मैडम। वेरी गुड। 1956 में जब राष्ट्रसंत तुकडोजी द्वारा भारत साधु समाज का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न संप्रदाय, देखिएगा उनमें अलग अलग प्रकार के संप्रदाय थे, अलग अलग प्रकार के पंथ थे, अलग अलग प्रकार के धार्मिक संस्थाएं वहां पर थी, और इनके प्रमुखों की सक्रिय सहभागिता भी देखने को मिल जाती है। यह स्वतंत्र भारत का पहला संत संगठन था और इसके प्रथम अध्यक्ष तुकडोजी महाराज थे। 1955 से 1960 की वर्षावधि के दौरान उन्हें विभिन्न सम्मेलनों को संबोधित या संचालित करने के लिए निमंत्रित किया गया। उनमें से कुछ सम्मेलन ऐसे भी हैं। देखिए, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है बेटा ये आप सभी लोगों के लिए कि कौन कौन से ऐसे सम्मेलन हैं जिन सम्मेलनों के साथ उन्हें आमंत्रित किया गया? भारत सेवक समाज सम्मेलन, हरिजन सम्मेलन, विदर्भ साक्षरता सम्मेलन, अखिल भारतीय वेदांत सम्मेलन, आयुर्वेद सम्मेलन। वह विश्व हिंदू परिषद के संस्थापक उपाध्यक्षों में से एक थे। उनके द्वारा राष्ट्रीय विषय के कई सारे मोर्चे, जैसे बंगाल का भीषण अकाल 1945 में, चीन युद्ध 1962 में, पाकिस्तान आक्रमण 1965 पर अपनी भूमिका का निर्वाह तत्परता से उन्होंने किया। कोयना भूकंप त्रासदी 1962 के समय राष्ट्रसंत प्रभावित लोगों की त्वरित सहायता के लिए उन्होंने अपना मिशन चलाया और बहुत सारे संरचनात्मक राहत कार्यों को उन्होंने आयोजित किया। देखिएगा दोस्तों, जैसे हम उनके साधु समाज का संगठन देखते हैं तो सर्वप्रथम एक ऐसा भारत का पहला संत संगठन हुआ। यहाँ पर आपको पूरा यदि बताया जाए तो संत साहित्य के माध्यम से साहित्यिक योगदान जो मेरी जापान यात्रा तुकडोजी महाराज का है, तो इसमें लगभग यदि बात चलती है तो साहित्यिक योगदान उनका बहुत अधिक और उच्चतम श्रेणी का है। उन्होंने हिंदी और मराठी दोनों ही भाषाओं में
3000 भजन लिखे, 2000 अभंग लिखे, 5000 ओवियो और उसके अलावा धार्मिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, औपचारिक, अनौपचारिक शिक्षा पर भी उन्होंने 600 से ज्यादा लेख लिखे। राष्ट्र संत तुकडोजी एक स्वयं द्वारा जगमगाता तारा और एक गतिशील नेता थे। वो कई सारी कलाओं और कौशलता के ज्ञाता भी थे। आध्यात्मिक क्षेत्र में एक महान योगी के रूप में वो जाने जाते थे। सांस्कृतिक क्षेत्र में उनकी प्रसिद्धि एक ओजस्वी वक्ता और संगीतज्ञ के रूप में थे। उनका व्यक्तित्व अतुलनीय और अद्वितीय था। उनके व्यक्तित्व के बहुत सारे पहलू थे एवं उनकी शिक्षा आने वाली पीढ़ियों के लिए नित्य एवं उपयोगी थे। अब देखिएगा, यहां तक क्लियर हुआ बेटा आपको? जी मैडम। वेरी गुड। अंतिम दिनों में अब देखिए कि जैसे हम लोग अब अंतिम श्रेणी पर आ पहुंचे हैं। जैसे स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था, स्टार्टिंग से लेकर अब हम उनके लास्ट एंड तक पहुंच चुके हैं। तो अंतिम दिनों में राष्ट्र संत तुकडोजी को कैंसर हो गया था। किसी को गैंग्रीन हो जाता है, किसी को डायबिटीज हो जाता है ना, किसी को ब्लड कैंसर हो जाता है। तो इनको केवल तुकडोजी महाराज को कैंसर हो गया था और उस घातक बीमारी का इलाज करने के हर संभव उपाय उन्होंने किए, परंतु कोई सफल प्रयास नहीं प्राप्त हुआ। अंत में 11 अक्टूबर 1968 को सायंकाल को 4:58 बजे गुरुकुंज आश्रम में राष्ट्र संत अपने नश्वर शरीर का त्याग कर ब्रह्मलीन हो गए। उनकी महासमाधि गुरुकुंज आश्रम के ठीक सामने स्थित प्राप्त हो जाती है, जो सभी लोगों को कर्तव्य, निस्वार्थ भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्रदान करती है। कल्याणकारी चहुमुखी विकास के लिए परम पूजनीय राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज की शिक्षा का अनुपालन कर हमें अपने जीवन और चरित्र का निर्माण करना चाहिए। ऐसी एक प्यारा सा संदेश हमें मिल जाता है। और यहाँ पर हमारा एक पॉइंट जो था, तुकडोजी महाराज का जीवन, कृतित्व, व्यक्तित्व एवं कृतित्व समाप्त हो गया है। अब हम चाहते हैं आपको कि आप आपके माइक को ऑन कर दीजिए। आपके हाँ, हमें बीच में रखिएगा और बाकी के सब लोग अपने अपने माइक और कितने 4 या 5 ही लोग जुड़े हुए हैं, आपके कैमरों को ऑन कर दीजिएगा ताकि हम आपको भी देख सके। सभी को देखना चाहते हैं। सुनीता, वैशाली, उजाला और कविता। कैमरा। कविता, वैशाली, उजाला, डिस्कशन करना है बेटा आपके साथ। ये जो हुआ है इसी के बारे में हम लोग आज प्रश्नात्मक चर्चा करेंगे। प्लीज आप आपके कैमरे को ऑन कर दीजिए, माइक को ऑन कर दीजिए। इतनी देर नहीं लगानी चाहिए बेटा, समय बहुत ही कम रहता है हमारे पास। कविता, उजाला, वैशाली, सुनीता। हाँ, पहला प्रश्न आपके लिए है। सरयू पार की यात्रा, मेहदावल की यात्रा, हरिद्वार की यात्रा, यात्रा वर्णन किसके द्वारा लिखित है? ये सारी चर्चा आपके भारतेंद्र युग से लेकर हो चुकी है। जब हम छायावादोत्तर काल की ओर चले थे वहां तक हम सभी लोगों का ही हुआ है। फिर से एक बार प्रश्न करते हैं। सरयू पार की यात्रा, मेहदावल की यात्रा, हरिद्वार की यात्रा, यात्रा वर्णन किसके द्वारा लिखित है? भारतेंदु, भगवान दास वर्मा, दामोदर शास्त्री और देव प्रसाद शास्त्री खत्री, किसके द्वारा लिखित है? प्लीज यू डिस्कस इट। कविता, वैशाली। पर्याय भी दिया बेटा हमने आपको। इस सभी लेक्चर्स में आप लोग उपस्थित थे ना? समझ में तो आया था आपको? आपने हाँ बोला था। जी मैम।
तो फिर से एक बार प्रश्न करते हैं। आपके पास कॉपी होगी बेटा, ये जो प्रश्न हमने आज बनाए हुए हैं ये आज आपके गूगल क्लासरूम पे डलवा देंगे। गूगल फॉर्म के माध्यम से आपको ये सभी प्रश्नों के आंसर्स को फिल करके छोड़ देने हैं। अभी यदि 10 बजे या 12 बजे हम उसे गूगल फॉर्म को बनवाते हैं तो नेक्स्ट डे 12 बजे तक वो रहेगा। एक 24 घंटे की उसकी कैपेसिटी होती है और अपने आप वो लिंक ऑफ हो जाती है। अब देखिए कि एडमिशन तो हमारे 10 से ऊपर हैं और लेक्चर्स में केवल 3 या 4 लोग जुड़ते हैं। तो आज हम ये ग्रुप पर भी डिस्कस करेंगे कि सभी लोगों की उपस्थिति होना अति अनिवार्य है। केवल गूगल क्लासरूम पर चले जाते हैं, वहां पर यदि हम लोग देखते हैं तो आप लोगों का डिस्कशन नहीं हो पाएगा। ये डाउट सेशन भी है, आपके कोई डाउट्स होते हैं तो आप लोग डिस्कस करते जाइएगा बेटा। केवल एक तरफा नहीं होना चाहिए लेक्चर्स, इसलिए हम आपको कहते हैं कि प्लीज आप आपके माइक को ऑन कीजिए, आप सामने आइए। आपकी जो भी प्रॉब्लम होते हैं हम उसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, जो भी है जैसा भी है ना। प्लीज लेकिन आप लोग शेयर तो करते जाइएगा। आप लोग सामने दो आइए, हमें कैसे पता चलेगा बेटा। हाँ, खोल दीजिए आपके कैमरों को। कविता, वैशाली, सुनीता, उजाला, आप आपके कैमरों को खोल दीजिए बेटा। चलिए कोई बात नहीं, कोई बाहर नहीं आना चाहता है, आप हमसे मिलना नहीं चाहते हो, कोई बात नहीं है, ठीक है। कॉपी पेन आपके पास पड़ा होगा, आप लोग लिख सकते हैं। सरयू पार की यात्रा, मेहदावल की यात्रा, हरिद्वार की यात्रा, यात्रा वर्णन किसके द्वारा लिखित है? तो इसका करेक्ट आंसर है भारतेंदु, है ना। फर्स्ट प्रश्न है, उसका करेक्ट आंसर है भारतेंदु। दूसरा प्रश्न है मॉरिशस की यात्रा, जापान की सैर, देहरादून, शिमला की यात्रा, हमारी विलायत यात्रा, यात्रा वर्णन किस युग से लिया गया है? द्विवेदी युग से लिया है, छायावादी युग से लिया है, छायावादोत्तर युग से लिया है, या भारतेंदु युग से लिया है? बेटा हर शब्द पर शब्द और शब्द हमने आपके साथ डिस्कस किया है, आपके साथ ये सारी चीजें हमने शेयर की हुई हैं। यदि आपको नहीं लगता है कि नहीं मैम हमने ड्रॉप आउट कर दिया है, तो आप पिछले तासिकाओं के लेक्चर्स को देख सकते हो, सुन सकते हो। इसमें हर चीज का प्रयास किया हुआ है और उसी पर हमने पैटर्न्स बनाने का प्रयास भी किया है। तो इसका सेकंड का करेक्ट आंसर है द्विवेदी युग। थर्ड क्वेश्चन है राहुल सांकृत्यायन का यात्रा वर्णन है। कौन सा यात्रा वर्णन है? मेरी इराक यात्रा है, स्वदेश विदेश की यात्रा है, रूस में 25 साल है, या तिब्बत में 1.25 वर्ष है? तो इसका करेक्ट आंसर होता है तिब्बत में 1.25 वर्ष। आपको किसी भी जगह पर यदि आता है कि नहीं मैम ये मैं बता सकती हूँ, तो प्लीज आपका स्वागत है। यहाँ तक क्लियर हुए? 3 प्रश्न हमारे हुए, समझ में आया आपको? यस मैम। पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलो, इन रचनाओं में रामवृक्ष बेनीपुरी जी किस शैली का विवरण प्रस्तुत करते हैं? पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलो, इन रचनाओं में रामवृक्ष बेनीपुरी जी किस शैली का विवरण को आत्मसात करते या प्रस्तुत करते हैं? पत्रात्मक शैली, रेखाचित्रात्मक शैली, डायरी शैली, या इनमें से कोई भी नहीं? करेक्ट आंसर है डायरी शैली। बताया था आपको, याद आ रहा है बेटा कि ये सब चर्चा हम लोग कर चुके हैं? इन सब की चर्चा हम लोग कर चुके हैं, क्या आपको याद आ रहा है बेटा? जी मैडम। वेरी हाँ गुड। मैम। सैलानी की डायरी, इस यात्रा वर्णन किसके द्वारा, मतलब सैलानी के डायरी में इस यात्रा वर्णन में किस चीज का चित्रण किया हुआ है? शिक्षा का, समाज का, रीति रिवाज का, या अपने निजी अनुभवों का? निश्चित ही तौर पर सैलानी की डायरी इस यात्रा वर्णन में निजी अनुभवों का वर्णन किया है। 5वां प्रश्न समाप्त हो गया। 5वें प्रश्न का करेक्ट आंसर निजी अनुभव है।
दुनिया रंग रंगीली, इस यात्रा वर्णन को लिपिबद्ध किसने किया है? राजेंद्र अवस्थी, गोविंद मिश्र, शिवानी, और इसका करेक्ट आंसर है अनंत गोपाल शेवड़े। अनंत गोपाल शेवड़े इसका करेक्ट आंसर है। आखिरी चट्टान तक उल्लेखनीय यात्रा वृत्त किस साहित्यकार का है? यशपाल का है, सत्यवती मालिक का है, राहुल सांकृत्यायन का है, और मोहन राकेश का है। किसके द्वारा लिखित है? मोहन राकेश द्वारा। अरे यायावर रहेगा याद, यह कृति कब लिखी गई? 1934 में, 1963 में, 1954 में, 1953 में। करेक्ट आंसर इसका है 1953, 1953। खोज की पगडंडियां, खंडहरों का वैभव, इस निर्माण का प्रयोजन क्या रहा? समाज का वर्णन करना रहा, प्रकृति का वर्णन करना रहा, या शिक्षा का वर्णन करना रहा, या मूर्तियों की खोज करना रहा? तो मूर्तियों की खोज करना इसका परम प्रयोजन रहा। ए पार बंगला ओ पार बंगला किस भाषा में लिखित है? मराठी, हिंदी, अंग्रेजी या बंगला? करेक्ट आंसर बंगला है। 10 क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं। डू यू अंडरस्टैंड बेटा? हाँ मैम। तुकडोजी महाराज का मूल नाम क्या है? अभी ये प्रश्न तो बता सकते हैं ना, ठीक है। पहले वाले प्रश्न नहीं बता पाए, लेकिन हाँ बताइए। माणिक पांडे जी इंगळे। वेरी गुड। माणिक पांडे जी इंगळे। तुकडोजी महाराज का जन्म कब हुआ? 30 अप्रैल 1909 में। वेरी गुड। 1909। तुकडोजी महाराज का जन्म कहाँ हुआ? महाराष्ट्र में अमरावती जिले के एक निर्धन परिवार में हुआ। वेरी गुड। यावली गांव। 1935 में तुकडोजी ने पहाड़ियों पर किस यज्ञ का निर्माण किया? स्मार्त यज्ञ का, सोम यज्ञ का, चातुर्मास यज्ञ का, और करेक्ट आंसर है महारुद्र यज्ञ का। वेरी गुड। गुरुकुंज आश्रम की स्थापना कहाँ हुई? अमरावती, चंद्रपुर, नागपुर या मोजरी? Which is the correct answer? मोजरी। वेरी गुड। तुकडोजी महाराज को राष्ट्र संत की उपाधि से विभूषित किया गया? महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वेरी गुड। विश्व शांति सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? 1956, 1957, 1955। वेरी गुड। तुकडोजी का पारंपरिक वाद्य यंत्र कौन सा था? बांसुरी, सितार, ढोलक या खंजरी? खंजरी। वेरी गुड। विश्व धर्म संसद, इस विश्व धर्म संसद का आयोजन कहाँ हुआ? विश्व धर्म परिषद का आयोजन कहाँ हुआ? यूरोप, अमेरिका, इराक या? अभी बताया आपको, 5 मिनट भी नहीं हुए। फिर से एक बार सवाल आपको किया जाता है बेटा, विश्व धर्म संसद विश्व परिषद का आयोजन कहाँ हुआ? इराक में, यूरोप में, अमेरिका में या जापान में? जापान में। वेरी गुड। तुकडोजी महाराज किस घातक बीमारी से त्रसित थे? कैंसर। वेरी गुड। राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज ने नश्वर शरीर का त्याग कब किया? 11 अक्टूबर 1980, 11 अक्टूबर 1965, 11 सितंबर 1967 या 11 अक्टूबर 1968? Which is the correct answer? 11/1968। वेरी गुड। तुकडोजी महाराज की महासमाधि कहाँ स्थित है? येवला में, नागपुर, गुरुकुल आश्रम या गुरुकुंज आश्रम?
गुरुकुंज आश्रम। वेरी गुड। तुकडोजी महाराज के लेखनी की भाषा कौन सी थी? मराठी और हिंदी, जापानी और हिंदी, अंग्रेजी और मराठी, या हिंदी और मराठी? हिंदी और हाँ जी बोलिए। मैम हिंदी और मराठी। वेरी गुड। तुकडोजी महाराज ने किसका प्रसार किया? भाषा एवं संस्कृति, साहित्य और संस्कार, संस्कृति एवं परंपरा, या आंतरिक मूल्य और सार्वभौमिक सत्य? सुनीता जी आपने हैंड रेज किया बेटा, आप कोई प्रॉब्लम है आपको? बेटा आपने हैंड रेज किया हुआ है सुनीता जी, आपको कोई प्रॉब्लम है? प्लीज यू शेयर दिस प्रॉब्लम। सुनीता जी आपकी आवाज भी नहीं आ रही बेटा, क्या प्रॉब्लम है? सवाल फिर से एक बार करते हैं हमारा। तुकडोजी महाराज ने किसका प्रचार किया? भाषा एवं संस्कृति का, साहित्य और संस्कार का, संस्कृति और परंपरा का, आंतरिक मूल्य और सार्वभौमिक सत्य का? इसका करेक्ट आंसर है सेकंड, आंतरिक मूल्य एवं सार्वभौमिक सत्य। इसे आप लोग लिख लिए हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखे हो हाँ। तुकडोजी महाराज ने किस पर बल दिया? सामूहिक यज्ञ पर, सामूहिक एकता पर, या सामूहिक प्रार्थना पर? सामूहिक प्रार्थना पर। वेरी गुड। तुकडोजी महाराज ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पूरी की? रामटेक सालबर्गी में, रामदीदी और गोंदोड़ा में, तुकली और नंदगांव में, या यावली और वरखेड़ में? यावली वरखेड़। वेरी गुड, बहुत अच्छा। महात्मा जी ने किस आश्रम में तुकडोजी महाराज को निमंत्रित किया? साबरमती आश्रम में, कोचर आश्रम में, सत्याग्रह आश्रम में, या सेवाग्राम आश्रम में? सेवाग्राम आश्रम। वेरी गुड। सेवाग्राम में तुकडोजी महाराज को कब निमंत्रित किया गया? देखिए आप लोग यदि पहले दूसरे प्रश्नों की लिंक देखते हैं ना बेटा, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि पहले का आंसर क्या है और दूसरे का आंसर क्या हो सकता है, एक दूसरे के साथ मिले हुए सब। 30 प्रश्नों का लगभग हम लोगों ने प्रयास किया हुआ यहाँ पर बनाने का। सेवाग्राम में तुकडोजी महाराज को कब निमंत्रित किया गया? 1939, 1940, 1941 और 1936 में। करेक्ट आंसर 1936। वेरी गुड। राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज को कितने दिनों तक कारागृह में रखा गया? 40 दिनों में? 100 दिन तक। हाँ जी 100 दिनों तक। 100 दिनों तक। राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज को कहाँ गिरफ्तार किया गया? नागपुर में, रायपुर में, मोजरी में, या चंद्रपुर में? हाँ रायपुर में। राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज रायपुर है मैम। को कहाँ गिरफ्तार किया गया? नागपुर, रायपुर, मोजरी और चंद्रपुर? नागपुर में गिरफ्तार किया गया। एक नागपुर बोल रही है, एक रायपुर बोल रही है। वैशाली आप मोजरी ले लो, उजाला आप चंद्रपुर ले लो। कौन करेक्ट होगा? रायपुर में नागपुर में गिरफ्तार किया रायपुर के जिले में। बेटा अभी आपको बताया कि वो चंद्रपुर, इंसिडेंट्स को याद रखते जाइएगा बेटा आप सभी। चंद्रपुर। वेरी गुड, चंद्रपुर करेक्ट आंसर, चंद्रपुर। देखिए बेटा 30 प्रश्न लगभग आप लोगों के हो चुके हैं, है ना, और 2 टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आप यदि आपके सिलेबस पर नजर दौड़ाते हो तो सिलेबस का एक और यदि हम लोग देखते हैं तो देखिएगा कि जैसे ही हमने आपके गूगल क्लासरूम पर डाल दिया है ना, तो गूगल क्लासरूम पर हमने पूरे सिलेबस को डाले हुए हैं। तो आपके सामने यदि होता है, आपके मोबाइल में ही पड़ा होगा, 1 मिनट रुक जाइए, हम निकालते हैं उसे। तो सबसे पहला जो है वह आपके यात्रा साहित्य का विवेचन होता है, पहला आपका स्वरूप और वो सभी चीजें।
जिसके संदर्भ में हम अभी तक चर्चा कर चुके हैं। भारतेंदु क्या है, भारतेंदु युग में छायावाद क्या है, छायावादेतर युग क्या है ना, उसके संदर्भ में हम सभी लोगों ने चर्चा की। यात्रा साहित्य विधा को अच्छे से देखा, शब्दों को देखा, उसके स्वरूप को देखा, उसकी महत्ता को देखा, है ना। अब मेरी जापान यात्रा में यदि हम लोग देखते हैं तो सर्वप्रथम तुकडोजी महाराज के जीवन और उनके रचनाओं का परिचय एक पॉइंट हमारा हो चुका है इसमें। तो देखिएगा कि जैसे हमारी पहली इकाई हो गई, दूसरी इकाई हो गई, अब तीसरी इकाई का पहला हिस्सा, क्योंकि हम लोग देख चुके हैं कि राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज, जो ये मेरी जापान यात्रा ये बुक है, इसे देखने से पहले हमने आपको तुकडोजी महाराज के जीवन के बारे में बताया, उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में बताया कि उनकी कृतियां कौन कौन सी, उनकी रचनाओं का परिचय दिया। लेकिन बेटा आपको इसकी रचना का परिचय हम कल की तासिका में और एक बार देने वाले हैं। जैसे कि उन्होंने उनकी रचनाओं में सर्वप्रथम और भी है, जैसे हम कहेंगे ग्राम गीता, और जैसे ग्राम गीता का परिचय हम लोग प्राप्त करते, तो ग्राम गीता में उन्होंने आत्मबोध वाली बातें कही। जैसे इस बुक को यदि उठाते हैं, आपने लिया होगा, जलगांव में मिल रहा है ये बुक, प्रशांत बुक हाउस में। तो जैसे ही मिस काजार जो है उन्हें सवाल करती है, तो एक भजन है उनका, हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तेरी रंग भूमि यह विश्व भरा, सब खेल में तू, मेल में तू, तू ही तू। सागर से उठा बादल बन के, बादल से फटा जल होकर के, फिर नहर बनी नदियां गहरी, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है। देखिएगा इस कविता के दरमियान हमें पूरे विश्व धर्म को एक बनाने की जो सीख मिलती है ना, मतलब मेरी जापान यात्रा के माध्यम से जो अत्यधिक महत्वपूर्ण भाषण है ना, उन भाषणों को यदि हम लोग देखते हैं, आपके सामने यदि हम लोग रखते हैं, तो उस परिचय में जहाँ पर उन्होंने धर्म की बात कही, जहाँ पर उन्होंने विश्व को एकत्रित रूप से विश्व में शांति प्रस्थापित करने की जो बात कही है ना, मानव समाज को निर्माण करने की बात उन्होंने उस भाषण में कही। तो कल की हाँ जी मैम, आप जो भी पढ़ाते हो वो नोट्स डाले हुए हैं क्या? नहीं बेटा, फिलहाल तो कोई नोट्स हम लोग डाले हुए नहीं है ना। कल की तासिका में हम कल तक आपको वो नोट्स दे देंगे गूगल क्लासरूम पर आपको। हाँ चलो मैम, आपकी वो लिंक है ना जनरल हिंदी की, हाँ तो वो लिंक आप कंपलसरी इंग्लिश के ग्रुप में डाल दीजिए ना। लड़कियों, बहुत लड़कियां बोल रही कि हमको हिंदी में ऐड होना है, तो हो नहीं पा रही है। ओके बेटा, ठीक है, कोई बात नहीं, आज ही हम मिताली मैम को सेंड करवा देते तो करवा देंगे आज, है ना। तो हाँ, वही तो सोच रहे हैं ना, कम बहुत ही कम लड़कियां हैं, मतलब 1 2 3 4 ही लोग जुड़ते हैं, तो बाकी के लोगों को पता भी तो होना चाहिए। पता नहीं है मैम, बहुत लड़कियां पूछ रही है कि हिंदी की लिंक भेजो, हिंदी की तो लिंक अब तक भेजो। आपने क्यों नहीं बताया बेटा, अब तक की चर्चा आपने कब क्यों नहीं की? मैम मैं बताने वाली थी उस दिन, फिर वो लेक्चर ही खत्म हो गया, अच्छा, इसलिए बताया नहीं। ठीक है बेटा, लेकिन देखिए ये चर्चा करनी आवश्यक है, क्योंकि आपका जो फायदा हो रहा है वो बाकी के सारी बच्चियों का भी होना चाहिए। जैसे आप लोग गूगल क्लासरूम पर जुड़े हुए, हाँ वैसे सब लोग जुड़ने चाहिए, है ना, यही तो बातें बतानी आनी चाहिए, और यही तो बेनिफिट है बेटा। गूगल क्लासरूम पर लेक्चर्स डाल देते हैं तो कितने बच्चे उसे देख रहे हैं, कितने बच्चे उसे सुन रहे हैं, हमें समझ पता नहीं चलता है, और बिना देखे भी तो आप लोग उसे फील कर पाते हो। तो ये लेक्चर्स लेने का जो बेनिफिट है इसीलिए है कि आप लोग हमारे साथ बात कर सको, और डायरेक्टली स्ट्रीम करने का फायदा नहीं है ना उसमें, ये तो चलता है। तो आप लोग बताते जाइएगा, और कोई प्रॉब्लम होती है तो। बहुत अच्छा किया बेटा आपने सुनीता जी, धन्यवाद आपके उस परामर्श के लिए। और परामर्श आप सभी लोगों से लेना चाहते, बार बार बीच बीच में आप लोगों को इसीलिए चांस देते हैं, इसलिए आपको कहा हमने कि आप आपके माइक को ऑन कीजिए, आप आपके चेहरे दिखाइए। अरे यार, कम से कम आप जब हमारी कॉलेज में एंट्री होगी तो पता तो चले कि वैशाली कौन है, उजाला कैसे दिखती, कविता कैसे दिखती, सुनीता कैसे दिखती है। अदरवाइज तो हम किसी के साथ परिचित भी नहीं होंगे। अब कम से कम 1 2 बार आपके कैमरे को देखेंगे तो पता तो चलेगा कि मेरी ये बच्ची है। कैसे पता चलेगा कि सुनीता है, कैसे